तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीपीएससी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइज जो है कवर कर लिए थे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट था तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछा, तो फिर उसके आंसर्स जो है मैं नहीं दे पाया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कंटिन्यूसली डिमांड ये आ रही थी कि चैप्टर 3 के वीडियोस जो है जल्दी लाइए सर करके। ठीक है, तो जो छूटे हुए डाउट्स हैं आपके, उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन ये ढूंढा हूँ। ठीक है, कि हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ लोग कमेंट्स किए थे, ठीक है, जो बोल रहे थे कि सर आप लाइव क्लासेस लीजिए, हम आपके साथ है करके। ठीक है, तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो डायरेक्टली आप वहां से क्या कर सकते हो, आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट जो है पूछ सकते हो। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, कहीं पर किसी लाइन में डाउट आ गया, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, लेकिन फिर उस कमेंट के लिए फिर से वीडियो बना पाना थोड़ा सा क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो अगर आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहोगे तो अभी आपको नीचे में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखेगा, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ सर हम लोग लाइव क्लासेस जो है ज्वाइन करना चाहते हैं करके। और ये मत सोचना कि इसके लिए कोई फीस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई फीस नहीं है। क्योंकि अभी का सिचुएशन आपको पता ही है क्या क्या है, किसी के यहाँ फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसका इफेक्ट जो है आपके स्टडी पर ना हो करके, इसी कोशिश में मैं ये वीडियो जो है आपके लिए जो है लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, सो अगर 20-25 लोग अगर एक साथ होते हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 20-25 लोग अगर आप लोग नहीं होंगे तो जो लाइव क्लासेस के लिए जो भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा मेरे को, कैमरा, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ओबीएस, ये सब चीजें का कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो है क्या करते जाएंगे, पता चलते जाएगा तो वो ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको नीचे में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, आप उसमें व्हाट्सअप करके बताते जाइएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, या व्हाट्सअप अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर हम लोग पढ़ना चाहते हैं करके। और अगर आप रियली सीरियस हो गए तो हम लोग 1 अगस्त से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज 27 हो गया। ठीक है, 3-4 दिन में मैं पूरा अरेंजमेंट जो है कर लूंगा, अपना सेटअप कर लूंगा। फर्स्ट 10 अगस्त से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया स्टार्ट जो है मैथ्स और साइंस के लिए कर सकते हैं। और सिर्फ 10th के लिए नहीं, 10th हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और 11-12 सबके लिए जो है क्लासेस जो है अवेलेबल रहेंगी, अगर आप लोग साथ दोगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आप लोग दो टर्म्स जो है अभी तक बहुत ज्यादा सुने होंगे। ठीक है, 9th क्लास तक आपने इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, कई बार वर्ड यूज होता है इक्वेशन और कई बार वर्ड यूज होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, सो देखो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में होता क्या है। इक्वेशन जो होता है इसमें क्या होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, और इसमें दो साइड होंगे हमेशा। इक्वेशन में हमेशा दो साइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2x+10 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 10 या इज इक्वल टू कुछ भी, तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, दो साइड रहेगा। जबकि एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड रहेगी, जैसे 2x+10, इसके दूसरे साइड में कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है, जब एक ही साइड होता है वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन में, जब एक ही साइड होता है देन इट विल बी नोन एज एक्सप्रेशन। और जब एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज आ जाती हैं तो वही एक्सप्रेशन का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, इक्वेशन। ठीक है, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन होता है। अब लीनियर इक्वेशन इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अभी जो हमको पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। इसमें जो वेरिएबल है वो है x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, फिर उसके बाद पावर डिक्रीज होकर 1 हो गई, फिर c के साथ कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x टू दी पावर 0 है। ठीक है, भले यहाँ पर आपको x नहीं दिख रहा है क्योंकि किसी की भी पावर 0 कर देने से वो कितना हो जाता है, 1, तो इसीलिए c के साथ आपको x नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। उसके बाद बोला है इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी वन वेरिएबल में ही होता है,
तो फिर यहाँ चैप्टर में जो है इसको ऐड करने की जरूरत क्या थी, मेरे को समझ में नहीं आया। सिंपल सा चैप्टर का नाम ये भी हो सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, इसको नहीं देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए जो है एप्लीकेबल जो है होता है। जनरली हम लोग एक ही वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। चैप्टर को समझने से पहले हमको क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जो है समझ में आनी चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या समझ में आ गया, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और फिर राइट हैंड साइड में 0 जो है होना चाहिए, वो तो इक्वेशन के लिए कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिखा है, क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें जो x का कोएफिशिएंट a है, ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाना है तो फिर a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन कंपलसरी जो है होता है। तो ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ये कौन से टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है। वो कैसे होगा, देखो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जेड के टर्म्स में भी हो सकता है, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, लेकिन एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तुमने मान लो लिख दिया कि पहले वाले में एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पर वाई लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहलाएगा लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे, इसमें हमको क्या क्या चीजें जो है समझनी है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डेफिनेशन समझ लिया कि किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक्सरसाइज फर्स्ट में हमको पहचानना है कि कौन से इक्वेशन जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से इक्वेशंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो देखो, जो मेरे पास पीडीएफ था या आप लोगों के पास भी जो पीडीएफ होगा उसमें चैप्टर नंबर 3 में आपको ऐसे दिख रहे होंगे, एन दिख रहा होगा, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन। एक्चुअली ये पीडीएफ का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने बहुत सारे पीडीएफ एक स्टूडेंट से भी मंगाया, उसने भी मेरे को पीडीएफ सेंड किया, उसने भी जो सेंड किया उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, बुक अगर आपके पास होगा तो बुक से देख लेना, नहीं तो फिर मैं इसको करेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बुक से जो है ये देखा है कि इसमें क्या क्या साइन आएंगी। ठीक है, सो देखो, पहले वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है आपका प्लस 3x और फिर यहाँ पर है -2। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन कैसा है देख लो। पहला वाला क्वेश्चन जो है मैं सुधार के लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको बुक में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो आप उसको बुक से करेक्ट कर लेना। सॉरी, बुक में बोलता हूँ, आपके पास जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ में ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी में नहीं है। -2 इज इक्वल टू 0, ये है पहला इक्वेशन। ठीक है, ये एन वेन कुछ नहीं है। अब देखो, आपको क्या बोला है, सेलेक्ट द स्क्वायर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखना चाहिए, और मैंने ये बताया था कि इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं। तो देखो, इसको और इसको जब कंपेयर करोगे तो देखो, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। x का कोएफिशिएंट b, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3, c की वैल्यू -2। तो देखो, ये जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा मैच हो रहा है, उसी फॉर्मेट में है। तो फर्स्ट वाला क्या है, यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ये इसको छोड़ो। सेकेंड इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो देखो, जब आपको इस टाइप से अपॉन वाला क्वेश्चन दे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल की जो पावर है वो एक 1 के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। मतलब एक 1/x जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले तो 1/x को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो देखो, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और x का एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, x, फिर ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर ये जो x डिवाइड कर रहा है इधर जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो x 1 जा x। अब आप इसको आगे सॉल्व करो चाहे मत करो, यहीं तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2।
लेकिन यहाँ पर देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सेकंड विल बी नॉट। फिर थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले इक्वेशन है हमारे पास 9x², यहाँ पर है माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी है माइनस, और ये n के जगह है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 9x² माइनस 100x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है, इसके जैसा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका भी आंसर होगा यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, x², ये है माइनस 3√x, फिर यहाँ पर है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या था हमारा, यस था, सेकेंड वाला नो था, थर्ड वाला यस था, फोर्थ वाले को चेक करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, देखो x² माइनस 3√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब जैसे यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर में हाफ। ठीक है, तो भले ही आपको ये x² दिख रहा होगा, तो x² दिख रहा होगा तो आप लोग समझ रहे होगे कि हाँ सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगला टर्म्स जो है देखो यहाँ पर x की पावर होल नंबर नहीं है, x की पावर 1/2 है। अगर ये रूट नहीं होता तब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लेकिन अभी क्या है, x की पावर में हाफ है जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। भले ही पावर हाईएस्ट 2 है, लेकिन अगले वाले में वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हाफ हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। याद रखना वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, 1 2 -1 माइनस, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 ऐसा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। आप लोग पढ़े होगे ना होल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो स्टार्ट होता है किससे, 0 से 1 2 3 ऐसे पावर में होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है, x माइनस 2/x इज इक्वल टू -x। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, x² माइनस 2/x इज इक्वल टू -x। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और x का एलसीएम आएगा x, फिर ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में ये x भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² माइनस 2 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x²। अब ये -x² इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक x² तो ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आंसर है यस, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ ये कंडीशन बताया था कि a की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो b है क्या आपके पास, x² के पास सीधा क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म, तो बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो b नहीं है तो कैसे लिखोगे, तो 0 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर b की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 0 है, तो देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बिल्कुल दिख रहा है, तो आंसर है यस। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल्स की पावर जो है होल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको ये याद रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे x हैं y हैं, उनकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में या माइनस में पावर जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको जितना सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके बाद डिसाइड करोगे कि हाँ ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, उससे पहले आप सिर्फ क्वेश्चन को देखकर बिना सॉल्व किए ये मत डिसाइड कर लेना कि ये सॉल्यूशन होगा या मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा करके आप डायरेक्टली नहीं करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास है √5x², फिर यहाँ पर है -3x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, आंसर है नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो √5 है, पहला कंडीशन पास हो गया। दूसरा कंडीशन देखो, क्या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो आंसर है नहीं है। यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ 0 है, मतलब होल नंबर है, मतलब ये है यस। ठीक है, अब √5 नंबर में रूट हो सकता है, वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो x में रूट था इसीलिए नो हो गया, लेकिन यहाँ तो नंबर के सामने है तो नंबर में रूट होने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब आप लोग कुछ देर वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आंसर है यस, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं है, भले ही c की वैल्यू आपको 0 दिख रही है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब c की वैल्यू क्या है 0, वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x जो है, यहाँ पर c की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब +0 है। ठीक है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब तो इसको आप देख कर ही बता सकते हो, क्योंकि ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, तो ये तो लीनियर है। और दूसरा चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ तो दो दो वेरिएबल है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसा है, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप इसको डिसाइड ये पहले से ही मत कर लेना कि ये क्या होगा, पहले इसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में क्या है, x है, तो ब्रैकेट के बाहर में अगर x है तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने से वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है या नहीं देता है। उसके बाद देन वी विल डिसाइड दैट देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो देखो जब x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लिकेशन जब 8 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, इसका कोएफिशिएंट 0 है क्या, नहीं है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। एक है, यहाँ पर भले ही c नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी तो नहीं था, यहाँ पे भी तो नहीं था ना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास नहीं था, उसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। अब आई होप आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आप उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद देखना कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, और दूसरा चीज ये देखना कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 तो नहीं। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कौन सा यस है कौन सा नो है। तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ नहीं है, नाइन्थ नहीं है, टेंथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिर्फ दो चीज, पहला कंडीशन याद रखना, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अच्छा हाँ, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो क्या a की वैल्यू माइनस में हो सकती है, तो आंसर है बिल्कुल। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला ऐसा दिया रहता, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, तो आंसर है डेफिनेटली होता। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, माइनस में हो सकती है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि जो वेरिएबल्स होते हैं x y z, उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 1 2 3, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या थी, फ्रैक्शन में थी, रूट मतलब हाफ, तो ये इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में दो वेरिएबल था x और y, तो वो हमारे लिए काम का नहीं रहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा, उसको समझते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जब हम लोग रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स का मीनिंग क्या होता है पहले ध्यान से समझ लो। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी रूट्स का दूसरा नाम होता है जीरोस भी बोलते हैं कई जगह पर। ठीक है, रूट्स वर्ड यूज हो चाहे जीरोस वर्ड यूज हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझते हैं, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज पुट करें
जिसको पुट करने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो अभी राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो x की वो वैल्यूज जिसको हम लोग x के जगह पर रखेंगे और रखने के बाद इधर वाला 0 हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड भी 0 है। तो उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन के क्या हैं, जीरोस हैं। और देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। मतलब x की सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, जितनी पावर उतनी सॉल्यूशन। अगर क्यूबिक होता, मान लो ax क्यूब होता प्लस bx स्क्वायर होता प्लस cx प्लस d, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। तो इसके x के कितने सॉल्यूशन आते, 3 सॉल्यूशन आते। सो रूट्स या जीरोस का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यूज जिसको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने से दोनों साइड क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं या 0 आ जाए, ऐसे x की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं, समझ में आ गया, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मान लो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैंने अभी आपको, एक मिनट इसको प्लस कर लेते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर हम लोग x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज पुट करें जिसको पुट करने के बाद हमको ये वैल्यूज, ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए 0 मिल जाए। ठीक है, तो एक बार हम लोग रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, रेंडमली रख के देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो जैसे अगर यहाँ पर x के जगह -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 x के जगह -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो -1 का स्क्वायर इवन नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा +1, और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो 3 में से 3 गया तो 0 मिल गया। अब देखो दोनों साइड आपको सेम मिला कि नहीं, आंसर दोनों साइड जो है सेम है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि x इज इक्वल टू जो -1 है, ये -1 को जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा तो इसने दोनों साइड को इक्वल कर दिया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका क्या है, एक रूट्स है, इसका एक जीरोस है। आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रूट्स और जीरोस का मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन ही उसका क्या कहलाता है, रूट्स और या जीरोस वर्ड जो है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन का, जिसका एक और नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला मेथड जो होता है वो कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। दूसरा कहलाता है फैक्टराइजेशन के बाद जो है दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है, और फिर तीसरा हमको मिलता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व जो है कर सकते हैं। ठीक है, सो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक क्वेश्चन के साथ जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहां से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है क्या। अच्छा, एक दो एग्जांपल यहाँ सीधा दिया है, वेदर द रूट्स। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाद में आते हैं एक्सरसाइज पे, पहले कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना हम लोग सीख लेते हैं कि स्प्लिट जो है कैसे जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट करना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो स्प्लिटिंग कैसा होता है अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलो एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं और इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे किया जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास दो साइड होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का पक्का ध्यान रखोगे तभी ये इक्वेशन कहलाएगा। अब ध्यान से समझना आपको क्या क्या करना है। देखो स्टेप नंबर 1 में
आपको सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है विथ साइन +6, साइन के साथ आपको देखना है +6। उसके बाद आपको देखना है लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है साइन के साथ +2। आप इन दोनों को सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब सबसे पहला टर्म्स और सबसे लास्ट टर्म। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12, और वो भी कैसा है, प्लस में। अब आपको इस 12 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से बीच वाला नंबर मिले और मल्टीप्लाई करने से 12 मिले। आई रिपीट इट अगेन, ये जो +12 आया है इसको दो पार्ट में आपको ऐसा ब्रेक करना है कि अगर उन दो पार्ट्स को अगर ऐड कर दें तो क्या मिल जाए, बीच वाला नंबर मतलब 7 मिल जाए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाए, 12 मिल जाए। तो इसको कैसे पता करते हैं, देखो तो 12 को दो पार्ट में तोड़ना है। तो सबसे पहले तो देखो 12 कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनता है। तो सबसे पहले देखो 1 into 12 करने से 12 मिलता है, लेकिन क्या दोनों को ऐड करने से 7 मिल रहा है, आंसर है नहीं। 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब एक और देखते हैं, 2 into 6 करने से भी मिलता है हमको 12। तो क्या 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 12 तो मिल गया, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, दोनों को ऐड करने से 7 मिलना चाहिए, लेकिन दोनों को तो ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। चलो और आगे देखते हैं, 3 into 4 भी होता है। अब देखो 3 4 12 हो गया, बिल्कुल होता है। 3 और 4 को ऐड करने से क्या 7 मिलता है, +7, तो आंसर है बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जरूरी नहीं है कि जो दो नंबर आपको मिलेंगे वो हमेशा प्लस में ही होंगे। कई बार आपको एक को माइनस भी रखना पड़ सकता है, कई बार आपको एक को प्लस भी रखना पड़ सकता है, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो फिलहाल हमको वो कंडीशन मिल गया, वो 12 के दो पार्ट ऐसे मिल गए जिसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 12, और जिसको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 7 जो है हमको मिल जाएगा। और वो दो पार्ट कौन से हैं, 3 और 4। तो पहला वाला है 3 और दूसरा वाला है 4। तो ये दो ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें ये ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 मिल रहा है, दोनों को ऐड करने से 7 मिल रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ क्या होगा देखो, तो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर x है तो यहाँ भी आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा 4x, क्योंकि दोनों साइने क्या है, दोनों के साइने प्लस है। अगर कोई माइनस होता आगे के क्वेश्चन में, अगर हमको ऐसे मिलेंगे तो इसमें माइनस भी हमको रखना पड़ेगा। फिर +2 = 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो देखो हमने 7x को फैक्टराइज कर दिया। अब आपको पहले दो नंबर और लास्ट के दो टर्म्स में हमको क्या करना है, कुछ कॉमन निकालनी है। सो फर्स्ट दो टर्म्स में देखो 6x² प्लस 3x में कॉमन क्या निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ है 6 और यहाँ है 3। तो 6 जो है 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो एक तो 3 कॉमन निकल सकता है। यहाँ है x की पावर 2, यहाँ है 1x, तो कॉमन क्या जाएगा, 1x जाएगा। अब 3 तो आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ कितना था 6, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, तो आंसर है 2, क्योंकि ब्रैकेट है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो 3 2 6, तो 2 यहाँ बचा, और यहाँ पर x की पावर 2 थी, लेकिन एक ही x बाहर गया है, मतलब एक x तो बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखो पूरा का पूरा 3x गायब हो गया, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अब आपने फर्स्ट में से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, 2x + 1। अब आपको लास्ट के दो टर्म्स में से ऐसे चीजें कॉमन निकालनी है जिसको कॉमन निकालने के बाद जो टर्म्स यहाँ बचा है 2x + 1, सेम टर्म्स यहाँ भी बचे। तो लास्ट के दो टर्म से ऐसे क्या नंबर कॉमन निकलेंगे, तो आंसर है देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, 4 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ x है लेकिन यहाँ x तो कॉमन है ही नहीं, तो जब आपने 2 कॉमन निकाल दी तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 4 बनेगा। आंसर है 2 और x का x, और यहाँ से 2 निकल गया, मतलब यहाँ कितना बचा, 1 = 0। ठीक है, अब वापिस से देखो यहाँ 2x + 1, यहाँ 2x + 1, वापिस से दोनों से कॉमन ले लो, तो 2x + 1 फिर से कॉमन आया, और फिर अंदर में क्या बच गया, देखो यहाँ पर 3x बचा और यहाँ पर क्या बच गया, +2 बचा, = 0। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब अगर फैक्टराइज करने के बाद अगर आपको इसमें एक और, अभी तो सिर्फ हमने क्या सीखा, फैक्टराइज करना, यहाँ तक इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है, अगर इसके बाद बोलता कि फाइंड द रूट्स भी फाइंड करो, तो एक स्टेप और करते, अगर आपको रूट्स फाइंड करने बोलता तो आप क्या करोगे, एक बार
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे और एक बार 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। सो देखो, अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो सबसे पहले तो प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, और ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो पहला रूट ये होगा। इधर वाले से पहला रूट क्या आएगा, देखो +2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। तो ये इसके दो रूट्स हैं, -1/2 और -2/3। तो अगर आपको रूट्स निकालने बोलेगा तो फैक्टराइज करने के बाद आपको ये स्टेप जो है अब आपको और करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन हमको अभी एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, तो इसको नोटेड डाउन कर लो। ये हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 5th नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, आप नोट डाउन इसको कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो, वेरीफाई वेदर द वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट। हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसके साइड में कुछ वैल्यूज दिए हैं। वापिस से हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्या करता हूँ, सेपरेट एक विंडो में लेके जाके आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2x² फिर यहाँ बीच में प्लस है कि माइनस है। तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज जो है सॉल्व करा रहा हूँ। आपके पास बुक होगा तो आप उससे देख लेना, नहीं होगा तो आप इसको सुधार लेना। तो एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स दिए हैं, x इज इक्वल टू 2 दिया है और एक x इज इक्वल टू दिया है -3/2। देखो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, वही क्वेश्चन है। ये देखो, एक 2 था, एक -3/2 था। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट में है, तो यही क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पर अलग से स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमको क्या बोला है कि चेक करो कि क्या ये जो दोनों जो रूट्स दिए हुए हैं ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3/2 इसके सॉल्यूशन तभी होंगे जब हम लोग एक बार x के जगह 2 रखेंगे तो दोनों साइड सेम मिलना चाहिए, और जब x इज इक्वल टू -3/2 रखें तो दोनों साइड क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। मतलब इस केस में दूसरा साइड क्या है, 0। तो अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखते हो, मतलब x इज इक्वल टू 2 रखते हो लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर 0 आ जाता है मतलब ये इसका क्या होगा, रूट्स होगा, अदरवाइज वो उसका रूट्स नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप x की जगह -3/2 रखोगे और अगर -3/2 रखने के बाद अगर आपको 0 मिल जाता है तब उसका क्या होगा, रूट्स होगा, अदरवाइज वो उसका रूट्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, पहले 2 रख के देखते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो 2 और 2 की पावर में 2, x जहां जहां x दिखेगा वहां 2 रख देना है, -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों साइड सेम आता है कि नहीं देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 2 जार कितना हो जाएगा 8। 8 प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 -6 इज इक्वल टू 0। अब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। क्या 4 और 0 आपस में इक्वल होते हैं, आंसर है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 जो है उसका रूट्स नहीं है। अब सेकेंड वाले को चेक करके देखते हैं कि इसका रूट्स है कि नहीं। तो हमारे पास फिर से इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग रखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3/2। तो देखो जहां जहां x दिख रहा है वहां -3/2 रखो, यहाँ पर भी x दिख रहा है तो यहाँ -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा 2, माइनस की पावर में इवन नंबर मतलब ये तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर प्लस और माइनस हो जाएंगे, -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास क्या बचा 9/2 -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 2 और ये 2 और ये 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 इसको डिवाइड कर रहा है इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा खुद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 9, और ये -12 और -3 ऐड होकर कितने हो जाएंगे -15। सो 9 -15 इज इक्वल टू 0। सो 9 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, इसके बाद देखो 9 में से अगर 15 जाएगा तो बचेगा -6 इज इक्वल टू 0।
तो क्या -6 और 0 आपस में इक्वल होते हैं? दोनों साइड इक्वल आए ही नहीं, मतलब सेकेंड वाला भी उसका रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है, आपको वैल्यूज जो भी दी रहेगी उसको आपको पुट करना है। पुट करने के बाद अगर जीरोस मिल जाता है देन उसके रूट्स होंगे, अदरवाइज रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं रूट्स वर्ड यूज करता हूँ या जीरोस वर्ड यूज करता हूँ तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, देखो अब मैं एक दो क्वेश्चन और आपके लिए बता देता हूँ, बाकी सब जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक सेकेंड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू दी है 2 और एक x की वैल्यू है हमारे पास -3। तो एक बार 2 रख के देखो, अब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 टू हो जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 ऐड होकर कितने होंगे? 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 में से 8 गया तो 0 इधर भी 0 इधर भी, दोनों साइड सेम हो गए, मतलब यस ये इसका रूट है। सेकेंड टर्म्स में चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 3 जार 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 16 और ये हो जाएगा 25, 25 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? करेक्ट सॉल्व किए, -3 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 12, 12 और 16, 16 9 25। हाँ, इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिफ्थ वाला जो है रूट है, ये वाला मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ वाली क्वेश्चन क्या है तब तक नोट कर लो। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा रूट में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसका एक रूट दिया है x इज इक्वल टू √3 और दूसरा है x इज इक्वल टू -2√3। ठीक है, अब देखो जब x के जगह आप √3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो √3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -3 और इसके बाद यहाँ पर √3 और फिर यहाँ √3, जहां जहां x दिख रहा है वहां तो √3 रखोगे ही। ठीक है, तो देखो √3 का स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा? 3। ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 3 और 3 3 सर कितना हो जाएगा? -9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो +6 और +3 हो गए 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0। तो दोनों साइड सेम आ गया, मतलब यस ये वाला जो है इसका सॉल्यूशन या इसका रूट्स है। अब सेकेंड वाले को चेक करते हैं कि क्या सेकेंड वाला है। तो देखते हैं, अगेन x के जगह रखेंगे -2√3, मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ ना, ठीक है, इसी में रख रहा हूँ, ये वाले में ही। ठीक है, फिर इसके बाद है -3√3 और x के जगह -2√3, ठीक है, x के जगह, और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 आता है कि नहीं देख लेंगे, अभी सॉल्व करने के बाद आता होगा तो सोल्यूशन होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस का पावर में इवन नंबर मतलब प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 क्या बन के बाहर निकलेगा? 3। ठीक है, 3 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, 3 2 जार कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर √3 है और √3 और यहाँ पर भी है √3। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई होकर हो गए 3। फिर यहाँ पर है +6 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं 4 3 जार कितना हो गया? 12, 6 3 जार कितना हो गया? 18 और +6 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। 36 मिलेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये इसका सॉल्यूशन जो है नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि पहला वाला उसका सॉल्यूशन है, दूसरा वाला उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हमने वैल्यूज रखी तो वैल्यूज रखने के बाद कितना मिला हमको? 0 नहीं मिला, दोनों साइड हमको सेम नहीं मिले। अगर दोनों साइड हमको सेम मिल जाते तो दोनों साइड अगर सेम मिल जाते तो हम लोग क्या कर सकते थे? बता सकते थे कि हाँ भैया इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन जो है काफी बड़े बड़े हैं, तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिखेगा, आप उसमें से जो है कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से डिटेल पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग हाँ बोलोगे तो हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।